हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो क्वेश्चन लास्ट किया था 13.20, आज हम स्टार्ट करेंगे 13.21 से। क्वेश्चन है कुछ, फ्रॉम द रिलेशन r इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3 वेर आर नॉट इज अ कॉन्स्टेंट एंड ए इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, show that the nuclear matter density is nearly constant, that is independent of A। मतलब ए पर डिपेंड वो नहीं करती। अब आप देखिए, अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, मतलब मुझे पूरे न्यूक्लियस का मास लेना है और उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। अब आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉमन नेम जो है वो है न्यूक्लियॉन, राइट। तो वो उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि कोई न्यूक्लियस है मेरे पास, उसको मैं ऐसे लिख रही हूँ ZXA, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे, ए जितने। हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरर सेम है, इसलिए अगर मैं ये सोचूं कि कोई एक न्यूक्लियॉन का मास अगर m हो गया तो टोटल इसके पास a जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो टोटल मास कितना होगा न्यूक्लियस का, m इंटू ए। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का जो मास है वो हम ले सकते हैं m इंटू ए। देन वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई r³ ले सकते हो आप। यहाँ पर हम जानते हैं r जो है r इक्वल टू है आर नॉट ए रेज टू 1/3। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, देखो एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ए की पावर चली जाएगी और ए यहाँ से कैंसल आउट हो गया। अब देखो एक न्यूक्लियॉन का मास कांस्टेंट है 4/3 पाई आर नॉट, ये सारे जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट है किससे, तो मास नंबर से। इसीलिए आप बोल सकते हो यहाँ पर कि रो इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू 0। तो यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी होगी कि टोटल मास लेना है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने होंगे सबका मास यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो टोटल कितने यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स हैं, तो ए जितने, तो हर एक का मास लेके हम टोटल मास ले सकते हैं m इंटू ए। तो ये आंसर आपको ऐसे लिखना है, ये ध्यान में रखना आप। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 22। क्वेश्चन है, फॉर द बीटा प्लस एमिशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस देर इज अनदर कंपीटिंग प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। Electron from an inner orbit, say the K shell, is captured by the nucleus and a neutrino is emitted। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, हम जानते हैं कि जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं सपोज, तो उसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, तो जो इनर शेल होती है मतलब n इक्वल टू 1 जिसको हम K शेल बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर बहुत ही जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी वो बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ऐसा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर खींच जाता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा तो आप जानते हैं वो एक प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देगा, राइट। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन कंबाइन होंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और इसी दौरान हम जानते हैं क्या एमिट क्या होगा, तो न्यूट्रिनो। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसकी हमें यहाँ बुक में भी प्रोसेस दे रखी है। शो दैट इफ बीटा प्लस एमिशन इज एनर्जेटिकली अलाउड, इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज नेसेसरीली अलाउड बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि अगर बीटा प्लस एमिशन पॉसिबल है तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर पॉसिबल होगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर पॉसिबल है तो बीटा एमिशन भी पॉसिबल होगा। मतलब एनर्जेटिकली वो पॉसिबल है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ दो प्रोसेस हो गई। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है बीटा एमिशन, तो ये प्रोसेस हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सपोज मेरे पास कोई न्यूक्लियस है ZXA, उसमें से बीटा का एमिशन हो रहा है, बीटा प्लस मतलब +1 ही 0, राइट। और उसके साथ क्या एमिट होगा, न्यूट्रिनो, और इसके साथ जो एनर्जी होगी वो मैं लिख रही हूँ Q1। नया न्यूक्लियस Z बनेगा तो यहाँ पर होगा Z-1 क्योंकि +1 Z हो गया और यहाँ पर A, राइट। ये प्रोसेस है। अब यहाँ पर अगर मैं Q वैल्यू फाइंड करूँ तो Q इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला होगी डेल्टा mc²। बोर्ड पूरा दिख रहा होगा आपको, यस। तो Q इक्वल टू डेल्टा mc²। अब डेल्टा m जो होगा वो हमें कैसे फाइंड करना है, तो हम जानते हैं मास ऑफ मुझे क्या लेना पड़ेगा, x,
उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है Z, तो उसका मास भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब भी बीटा एमिशन है तब इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनका मास आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। अब उसमें से किसका मास मुझे माइनस करना पड़ेगा? Y का। ओके, Y के पास Z-1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी मुझे मास माइनस करना है, लेकिन आप जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ये पूरा यहाँ ब्रैकेट होने वाला था, राइट, इसके लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस ये हमारे पास क्या है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, इसलिए मैंने उसको m ही लिखा है। अब देखिए ये हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? m मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y। आप देखो ये माइनस ZME है, राइट, ये है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस ZME कैंसल आउट हो गया, यहाँ से बचेगा माइनस ME और माइनस ME, दैट विल बी माइनस 2ME। तो जो Q1 है उसकी हमारे पास जो वैल्यू मिली वो कुछ ऐसी मिली, राइट। तो ये हो गई बीटा एमिशन प्रोसेस। अब सेकेंड जो है, सेकेंड हमें जो पूछी है वो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये प्रोसेस हम लिख रहे हैं तो उसके लिए हम लिख सकते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाने वाला है न्यूक्लियस में, तो उसको आप ऐसे लिखोगे, राइट। तो तब नया जो न्यूक्लियस बनेगा उसमें क्या होगा? यहाँ पर Z है तो Z-1, यहाँ A, और साथ क्या एमिट हो रहा है? न्यूट्रिनो। और Q2 मुझे फाइंड करना है, तो Q2 इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा MC²। डेल्टा M मतलब इसका मास लेना है, मास ऑफ x, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Z, तो माइनस मुझे करना पड़ेगा ZME, प्लस इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास प्लस लेना पड़ेगा, राइट, माइनस। आप ऐसे सोच सकते हैं कि न्यूक्लियर प्रोसेस जब भी हम लिखते हैं तब जो रिएक्टेंट है उसका मास लेना होता है, उसमें से प्रोडक्ट का माइनस करना होता है, राइट, इतना ध्यान में रखना है। और हर एक के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसका, उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसका मास हमें हर एक में से माइनस करना है। तो यहाँ x जो था उसके पास Z इलेक्ट्रॉन थे तो Z इलेक्ट्रॉन का मास मैंने माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का मास माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? रिएक्टेंट में ही है, मतलब इसीलिए, राइट। चलो, माइनस यहाँ पर Y है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ Y माइनस, Y के पास Z-1 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसका मुझे माइनस करना है मास, लेकिन ये माइनस की वजह से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर तो न्यूट्रिनो है, उसका मास तो हम रेस्ट मास 0 लेते हैं तो वो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा Q2 का आंसर क्या हुआ? देखो आप, मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y। अब इलेक्ट्रॉन का मास काउंट करो आप, तो ये माइनस ZME और ये हो गया प्लस ZME, कैंसल आउट, ये प्लस ME और ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस ME, वो भी कैंसल आउट हो गया। तो Q2 की वैल्यू ये मिली। अब देखो Q1 और Q2 की जो फॉर्मूलाज बन रही है उसमें कितना डिफरेंस है? इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है, दैट इज माइनस 2ME। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q2 ग्रेटर देन 0 है, अगर Q2 ग्रेटर देन, या फिर पहले Q1 की बात करूं मैं, Q1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये टर्म अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो आप बोल सकते हो कि Q2 ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि Q2 में तो इसमें से ये टर्म एक एक्स्ट्रा है, माइनस 2ME है, फिर भी अगर ये Q1 ग्रेटर देन 0 है तो Q2 ग्रेटर देन 0 होगी ही, क्योंकि इसमें तो इतनी ही टर्म है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीटा प्लस एमिशन एनर्जेटिकली पॉसिबल होगा तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी एनर्जेटिकली पॉसिबल होगा। लेकिन अगर, मतलब इफ Q2 ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम ये नहीं बोल सकते कि Q1 भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि Q2 में तो मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y इंटू c² ही है, लेकिन इसमें ये टर्म एक्स्ट्रा है, माइनस 2ME। अगर ये टर्म बड़ी होगी इससे तो पॉसिबल है हमारा आंसर नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि अगर Q2 ग्रेटर देन 0 है तो Q1 भी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ये हम नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर अगर एनर्जेटिकली पॉसिबल है तो हम नहीं बोल सकते कि बीटा प्लस एमिशन भी एनर्जेटिकली पॉसिबल होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन में समझनी थी, तो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारी एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जिसमें
Yes, question 23. In a periodic table, the average atomic mass of magnesium is given as 24.312 U. The average value is based on the relative natural abundance on Earth. The three isotopes of their masses are Mg24, Mg25 and Mg26. सबका मास दिया है. The natural abundance of Mg24 is 78.99% by mass. Calculate the abundance of other two isotopes. देखिए हमें सबकी abundance फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कि let the abundance of, हमारे पास क्या क्या है, Mg है, Mg24, 25 एंड 26. तो सपोज Mg25 है, उसकी abundance है वो हम ले रहे हैं x%. Mg26 है, उसकी ले रहे हैं हम y%. और Mg जो 24 है उसकी ले रहे हैं हम z%. और ये हमें दिया है 78.99. यस 78.99% ये ऑलरेडी गिवन है. अब हम जानते हैं कि ऑलवेज टोटल परसेंटेज मतलब x प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए, 100% ही होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस जेड. जेड मतलब 78.99. दैट इज हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस करोगे तो 21.01% हो गया. इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं therefore y इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो इसको 21.01 माइनस एक्स, राइट. तो ये जो हमारे पास अलग अलग जो एविडेंस है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो मुझे क्या करना है, अब हम जानते हैं कि मास ऑफ Mg, मास ऑफ Mg, इसका एवरेज मास क्या होगा, तो कैसे लेंगे, एवरेज मास ऑफ आइसोटॉप्स. इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका जो मास हमें दिया है वो कितना दिया है, 24.312 इक्वल टू, हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, मास ऑफ Mg क्या है हमारे पास, तो है एक है 24, पहले मैं ले रही हूँ 25, जिसकी एविडेंस कितनी है x%. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी x, राइट, प्लस मास ऑफ क्या लेना पड़ेगा, Mg26, जिसकी एविडेंस है y. y मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 21.01 माइनस x, प्लस मास ऑफ Mg24 जिसकी एविडेंस है z, और z की वैल्यू हमें पता है 78.99%, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 100. ये 100 वाली टर्म यहाँ पर चली जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 2431.2 इज इक्वल टू, यहाँ मास ऑफ 25 दिया है हमें 584 इंटू एक्स, राइट, प्लस Mg26 का मास क्या दिया है हमारे पास, वो है 25.98259, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 21.01 माइनस एक्स से. और थर्ड टर्म हमारी जो रहेगी, मास ऑफ 24 इज 23.98504, उसको आप 78.99 से मल्टीप्लाई करोगे. ओके, अब सिंपल कैलकुलेशन है, पहले आप ये टर्म जो है उसमें 21.01 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ये टर्म होगी 25.98259x. तो x वाली जो दो टर्म्स है उसको आप साथ ले लेना और कैलकुलेशन करना, राइट. तो आपको x मिल जाएगा. अब ये कैलकुलेशन का आंसर तो मुझे देख के लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन अभी पूरी मैं करने वाली नहीं हूँ कैलकुलेटर लेके. तो देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं अभी पूरी कैलकुलेशन में से जो मुझे आंसर्स मिले वो मैं लिख रही हूँ. जैसे ये 2431.2 है, और देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर उनको ऐड करके इस तरफ लेकर आओगे, तो आपका जो आंसर होगा वो ऐसा होगा 2440. आप एक बार चेक भी कर लेना. और अगर मैंने x वाली दो टर्म साथ में ली है, ये 24 पॉइंट वाली और ये 25 पॉइंट वाली, तो इसमें से दोनों को मैं माइनस करूँगी तो मेरा आंसर माइनस में आएगा, वो आएगा 0.99719x. तो यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं, राइट. ये दोनों को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर माइनस में होगा 9.27251, और ये माइनस है इसीलिए मैंने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, राइट. तो आपका x का आंसर आया नियर 9.30%.
अगर आपको x मिल गया है तो आप y फाइंड कर सकते हो। y मतलब 21.01 माइनस x मतलब 21.01 माइनस 9.30 करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 11.21%। तो आप बोल सकते हो x मतलब किसकी एविडेंस है, हमारे पास mg ये 25 की मिल गई, ये y मतलब ये हो गया mg 26 और mg 24 की तो दी हुई है। तो आपको अपना कैलकुलेशन ऐसे करना है। यहाँ पर कैलकुलेशन में और कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान से ये मल्टीप्लिकेशन और सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो पूरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप अच्छे से ये कैलकुलेट करके चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24. The neutron separation energy is defined as the energy required to remove a neutron from the nucleus. Obtain the neutron separation energy of nuclei Ca and एल्यूमिनियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए आपको न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी चाहिए। हम जानते हैं जितनी क्यू वैल्यू होगी, मास डिफेक्ट होगी, उस हिसाब से हमें एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए अंदर से, मतलब न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मास डिफेक्ट फाइंड करनी पड़ेगी और उसके इक्विवेलेंट एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी। तो क्यू वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास कैल्शियम 2041, उसमें से न्यूट्रॉन सेपरेशन होगा तो नया क्या बनेगा, तो यहाँ 20 ही होगा, 20 + 0 दैट इज 20 और यहाँ पर होने वाला है 40। तो यहाँ पर Q फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गई, Q = Δ मतलब मास ऑफ क्या लेना पड़ेगा, कैल्शियम 41, उसमें से मास ऑफ कैल्शियम 40 और मास ऑफ न्यूट्रॉन मुझे माइनस करना पड़ेगा इंटू c²। मास ऑफ कैल्शियम 41 जो दिया है वो है 40.962278 माइनस 40 वाले का मास दिया है 39.962591 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.008665 इंटू हम जानते हैं इसको हम 931.5 MeV से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q वैल्यू इजीली हमें मिल जाएगी। मुझे जो आंसर मिला है वो कुछ मिला है 8.363 MeV, नियरर 8.363 MeV। तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो सेम वे सेकंड, एल्यूमिनियम है आपके पास, एल्यूमिनियम क्या दिया है, एल्यूमिनियम 1327, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम 1327, उसमें से न्यूट्रॉन सेपरेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम 1326। तो फिर से Q = आप लिख सकते हो Δmc², मतलब मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 में से मास ऑफ एल्यूमिनियम 26 और मास ऑफ न्यूट्रॉन मुझे माइनस करना पड़ेगा इंटू c²। देखिए 27 का मास दिया है मुझे 26.981541 और 26 का मास दिया है 25.986895 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन फिर से 1.008665 और पूरी टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे 931.5 MeV से, तो आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा कुछ अप्रोक्सीमेटली 13.06 MeV। नियरर आपको इतना आंसर मिल रहा है। तो Q वैल्यू फाइंड करनी है जब भी, तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, सिंपल Q = Δmc² फॉर्मूला अप्लाई करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अ सोर्स कंटेन 2 फॉस्फरस रेडियो न्यूक्लाइड्स P33 जिसकी हाफ लाइफ है 14.3 डेज एंड P33 32, एक 32 और दूसरा होना चाहिए 33, दोनों की हाफ लाइफ हमें दी है 25.3 डेज दूसरे की। इनिशियली 10% ऑफ द डीके फ्रॉम P33, हाउ लॉन्ग वन मस्ट वेट अंटिल 90% टू डू। मतलब ये हुआ कि इनिशियली जो डीके हो रहा है वो 10% किस में से हो रहा है, P33 में से हो रहा है। अगर P33 10% है तो P32 कितने परसेंट होना चाहिए, 90% इनिशियली।
फिर लास्ट में जब P33 जो है उसमें से D के 90% हो जाएगा तो P32 में से कितना होगा 10%। ये चीज़ आपको कंसीडर करनी है, दोनों की हाफ लाइफ दी हुई है और इससे हमें यहाँ पर वो उसके लिए कितना टाइम लगेगा वही चीज़ फाइंड करनी है। तो आप इसको थोड़ा ऐसे लिखना है आपको कि लेट इनिशियल क्वांटिटी ऑफ P32 है, सपोज वो 90% है इसलिए मैं इसको 9x लिख रही हूँ, राइट। एंड आप लिख सकते हो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ P33, आप जानते हो उसमें से कितना हो रहा था जो डीके वो 10% था, इसलिए मैंने x लिखा है क्योंकि रेशियो आप निकालोगे तो वो सेम होगा, राइट। चलो अब जो है फाइनल कंडीशन, फाइनली क्या हुआ, उल्टा हो गया। फाइनल मतलब फाइनल ऐसे लिखेंगे एंड फाइनल क्वांटिटी ऑफ P32 वो कितना हो गया, वो 10% बचा है, मतलब मैं उसको y लिख रही हूँ। एंड फाइनल क्वांटिटी ऑफ P33 वो कितनी हो गई, तो 9y, राइट। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला थी आपने देखा होगा n = n0 e माइनस लैम्बडा टी, या फिर हमने एक चीज़ ऐसे लिखी थी कि when t = n(t1/2) देन n/n0 = 1/2n, ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो क्या होगी, n = t/t1/2 होगी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2t/t1/2, ठीक है। तो ये चीज़ अगर मुझे अप्लाई करनी है फॉर P32, देखिए क्या होगा, यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं n/n0। अब देखो n मतलब फाइनल वैल्यू, n0 मतलब इनिशियल वैल्यू, 32 की फाइनल वैल्यू क्या है, देखो y, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी y और n0 को मैं इस तरफ लेकर जा रही हूँ, ओके। तो उसकी P32 की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 9x, और ये 2 जो है वो टर्म ऊपर लिखूंगी तो 2 - t/t1/2, तो उसकी हाफ लाइफ क्या है 32 की 14.3 डेज, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 14.3। ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिलेगी, ओके, फॉर P32। एंड फॉर सेम वे P33 अगर मैं लिखूंगी तो देखिए उसकी फाइनल क्वांटिटी है 9y, तो मुझे लिखना पड़ेगा 9y, देन इनिशियल थी x, क्योंकि n0 मतलब x, तो x लिखूंगी 2 - t अपॉन उसकी हाफ लाइफ है 25.3 डेज, तो ये मुझे इक्वेशन 2 मिल गया। अब अगर मैं रेशियो निकालूंगी इक्वेशन 1 और 2 का, तो क्या होगा, y/9y मतलब 1/9 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा 9x/x मतलब क्या बचेगा 9, 2 क्या बचेगा, यहाँ पर है पावर जो -t/14.3 और नीचे है 2 - t/25.3। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 9 है इसको मैं इस तरफ लेकर आ रही हूँ तो 1/81 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की जो पावर है वो ऊपर वाली पावर को मैं नीचे लेकर जाऊंगी तो वो पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ t, तो ये जो पावर प्लस हो रही है उसको मैं पहले लिख रही हूँ मतलब 1/14.3 माइनस 1/25.3। अब देखो ये क्या हो गया, इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 2 क्या होगा t इंटू यहाँ पर एलसीएम होगा 14.3 मल्टीप्लाई बाय 25.3 और 25.3 माइनस 14.3 दैट विल बी 11, ओके, इज इक्वल टू 81। तो ये टर्म कुछ ऐसी बन गई। अब बोथ साइड अगर हम लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये पावर है तो वो टर्म पूरी आगे जाएगी, तो 11t अपॉन 14.3 इंटू 25.3 log 2 इज इक्वल टू क्या होगा log 81। अब हम जानते हैं log 2 जो है उसकी वैल्यू हमें पता है 0.3010, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, और इसकी लॉग क्या होगी 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 81 का आप लॉग निकालोगे तो आपका आंसर होगा 1.9085, 1.9085। तो यहाँ से अगर मुझे t फाइंड करना है तो पूरी टर्म मैं इस तरफ लेकर जाऊंगी तो 1.9085 इंटू क्या होगा ये 14.3 और 25.3 वाली टर्म यहाँ जाएगी
और ये 11 और 0.3010 वाली टर्म नीचे आएगी, तो आपका आंसर नियरर मिलेगा 209 और यहाँ पर आपका आंसर डेज में होगा। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ जो थी वो हमें यहाँ पर डेज में दे रखी थी इसलिए। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें समझनी है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू आपको लेना अगर समझ में आया तो आप इजीली यहाँ पर ये इक्वेशन में डाल के अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा n = n0 e⁻λt लिया होता तो चलता, वो भी इक्वेशन हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लोगे तो आपको लॉग लेने में आसानी रहेगी और आप इजीली ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन फिर से आप अच्छे से कर लेना। ओके, आज मैं यहाँ तक करवा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।